सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले इटली यूनिफाइड यानी कि किस प्रोसेस के माध्यम से इटली यूनिफाई हुआ यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इस टॉपिक को हम लोग आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ है, अब हम लोग पढ़ेंगे इटली कैसे यूनिफाई हुआ है। तो ये जो टॉपिक चल रहा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये उस टॉपिक में है द एज ऑफ रेवोल्यूशन के बाद जो 1830 टू 1848 वाला टॉपिक हमने पढ़ा था कि अब रेवोल्यूशन जो लिबरल मिडिल क्लास जो लीड कर रहे थे, अब उसके अलावा जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, जो नेशनल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो खुद कंजर्वेटिव रन करा रहे हैं। यानी कंजर्वेटिव यानी मोनार्की खुद नेशन स्टेट इसी व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, जिसमें हमने जर्मनी को देखा कि वहां के जो राजा थे केसर विलियम फर्स्ट, वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि जर्मन जितने भी स्टेट्स हैं, जर्मन जितने भी टेरिटरीज हैं, उनको यूनिफाई करके एक यूनिफाइड जर्मनी बनाएंगे और उन्होंने बनाया भी। उसी तरीके से अब हम लोग इटली को देखेंगे। इटली के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि हम इटली को क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे। यानी नेशनलिज्म एक नए तरीके से अब जो है चल रहा है, जिसमें खुद कंजर्वेटिव जो व्यवस्था है, जो कंजर्वेटिव रिजीम है, खुद इस बात को लीड कर रही है कि हम खुद इस टेरिटरी को, इस स्टेट को, इस देश को हम लोग नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो कहानी क्या है इसको हम समझते हैं। ये इटली जो था 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। पूरी कहानी को हम इस पेज के माध्यम से समझ लेते हैं। जो इटली था पैचवर्क्स में डिवाइडेड था, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। उस अलग अलग स्टेट्स के स्थान पे, जिसमें कि कुछ स्टेट पे इटालियन प्रिंसली हाउस था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर ने कुछ क्षेत्र पे कब्जा किया था, कुछ क्षेत्र पे पैपल स्टेट जिसको हम कह सकते हैं कि पोप ने कब्जा किया था, कुछ स्टेट की बात करें तो बर्बन किंग ऑफ स्पेन ने कब्जा किया था। यानी वो पैचवर्क्स में डिवाइडेड था इटली। लेकिन उस पैचवर्क से एक यूनिफाइड इटली के रूप में जो कन्वर्जन है वो किन किन प्रोसेस हुआ, वही हमको इस पूरे सेशन में पढ़ना है। यानी ऐसे पैचवर्क इटली से कन्वर्ट इनटू यूनाइटेड इटली ये होता है 1861 में इन द लीडरशिप ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकेंड। और इसी पूरी व्यवस्था को, इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इटली यूनिफाइड या यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें 2-3 प्रमुख कैरेक्टर आएंगे। एक आपके राजा हो गए, एक आपके गुजिपी मेजनी, एक गुजिपी गरीबाल्डी। इन लोगों का क्या रोल रहा उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करें इटली की, तो ये इटली का मैप आप देख सकते हैं। इस मैप की बात करें तो ये जो पार्ट है सार्दिनिया पिडमॉन्ट, क्या है सार्दिनिया पिडमॉन्ट, इसी क्षेत्र पे बेसिकली वहां के जो इटली के जो राजा थे, बेसिकली उनका जो लिमिटेशन था इसी क्षेत्र में ही लिमिटेड था। लेकिन वक्त बदलता है और इनको खुद ये आता है कि अगर हम इस पूरे इटली को यूनिफाई कर लें तो हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस और इंक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमिक अचीवमेंट हमारी और शानदार हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी राजा हैं, ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई देश प्रेम आ गया, ऐसा कुछ नहीं। उनको लगा कि अगर टेरिटरी उनकी यूनिफाइड हो जाती है देन उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस और इंक्रीज हो जाएगा, उनकी प्रेजेंस और बढ़ जाएगी, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी शानदार हो जाएगा। सो लाइक जर्मनी, इटली टू जर्मनी की अगर बात करें, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पास्ट, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इसका पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन यानी वो अलग अलग टुकड़ों में हमें देखने को मिलता था, अलग अलग टुकड़ों में देखने को मिलता था। जैसे कि इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर्स में। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ऑफ विच ओनली वन सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। इन 7 स्टेट्स में सिर्फ सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाले क्षेत्र पर ही इटालियन प्रिंसली हाउस था, यानी राजा महाराजा वाला जो कहने के लिए इटली के राजा हैं, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है वो सिर्फ सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाले क्षेत्र में ही थी। सार्दिनिया पिडमॉन्ट, ये आपका जो है सार्दिनिया है और ये आपका पिडमॉन्ट एरिया है, यानी कि इसी क्षेत्र में ही इटालियन प्रिंसली हाउस था। द नॉर्थ वॉज अंडर कंट्रोल ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ये नॉर्दर्न एरिया था, ये कंट्रोल बाई ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, यानी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर ने उस नॉर्थ वाले एरिया को कब्जा किया था। वहीं पे सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। सेंटर की बात करें तो उस पर पैपल स्टेट बोलते हैं, जिसपे रूल्ड बाय पोप, यानी पोप या जिसको हम लोग बोलते हैं जो ईसाई धर्म में जो हेड ऑफ द स्पिरिचुअल हेड होता है उसको हम लोग पोप बोलते हैं, वो उस सेंट्रल पार्ट को यानी इटली के सेंट्रल पार्ट को पोप अपने अंडर कंट्रोल किया था। एंड सदर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन। और सदर्न पॉइंट्स की बात करें तो वहां पर बर्बन किंग ऑफ स्पेन वाले लोगों ने, यानी बर्बन किंग ऑफ फ्रांस मत सोचिएगा, बर्बन किंग ऑफ स्पेन वाले लोगों ने क्या किया था, उस पर डोमिनेशन अपना बनाया था। यानी कि इटली देखिए नदर्न एरिया पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर ने कब्जा किया था। सेंट्रल इटली की बात करें तो पैपल स्टेट था, पोप ने उस पर कब्जा किया था। वहीं पे सदर्न पॉइंट की बात करें, सदर्न रीजन की बात करें तो वो जो क्षेत्र था अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन।
कुछ इस तरीके से व्यवस्था बनी थी इटली की। इटली अलग अलग पैचवर्क्स में डिवाइडेड था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो वहां के प्रिंसली हाउस था वो सिर्फ इस सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाले क्षेत्र में ही सीमित था, लिमिटेड था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजन्स एंड लोकल वेरिएशन। अलग अलग वेरिएशन थी, अलग अलग लैंग्वेज थी। यहां तक इटली खुद प्रेजेंट नहीं थी, ओमनी प्रेजेंट नहीं थी ऑल ओवर द इटालियन टेरिटरीज। अब इसके बाद होता क्या है, हम लोग पढ़े हैं कहानी इसकी पहले गुजिपी मेज़िनी के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं? गुजिपी मेज़िनी के बारे में। हमने पढ़ा था कि गुजिपी मेज़िनी जो है एक इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, और वो उन्होंने खुद 1848 में एक बार प्रयास करने का मतलब एक प्रयास किया था 1830s में गुजिपी मेज़िनी कि हम इटली को क्या करेंगे, यूनिफाई कराएंगे। क्योंकि वो कहते थे गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। वो कहते थे कि जो नेशन होते हैं मानवता की राष्ट्रीय मानवता की क्या होते हैं, इकाई होते हैं, प्राकृतिक इकाई होते हैं। यानी देश जो है टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, देश एकजुट होना चाहिए, नेशन की फॉर्मेशन होना चाहिए। सो ड्यूरिंग द अगर बात करें ड्यूरिंग द 1830s Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for the unitary Italian Republic. उन्होंने एक बार प्रयास किया था, but he had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. अपने गोल्स के डिसइमिनेशन के लिए, प्रसार के लिए उन्होंने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। एक और सीक्रेट सोसाइटी गुजिपी मेज़िनी ने बनाया था जिसका नाम था यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप, दो सीक्रेट सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय द गुजिपी मेज़िनी हु वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी, जो कि बाल हुए थे कहां पे, जेनोवा में 1807 में। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। The failures of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war. अब इसके बाद विक्टर इमानुएल सेकेंड ये खुद इनके जो लगातार जो सेवरल अटेम्प्ट लिए जा रहे थे रेवोल्यूशनरीज के द्वारा कि हम इटली को यूनिफाई कराएंगे, जिसमें मेज़िनी का नाम हमने पढ़ा था। तो इन सभी अटेम्प्ट के बाद वहां के खुद जो सार्दिनिया पिडमॉन्ट पे जो प्रिंसली हाउस थे जिसके राजा थे विक्टर इमानुएल सेकेंड, इन्होंने खुद इस चीज को लीडरशिप किया कि हम खुद यूनिफाई कराएंगे किसको, इटालियन स्टेट्स को, थ्रू वार के थ्रू हम खुद जो इटली अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पैचवर्क्स में देखने को मिलता है, हम उसको खुद यूनिफाई करेंगे, यूनाइटेड करेंगे और एक यूनिफाइड इटली हम लोग बनाएंगे। So in this eye of the ruling elites of these regions, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political domination. टारगेट क्या है, ये चीज आप समझ गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, कि उनसे उनको क्या लगा कि इन द आई ऑफ द रूलिंग एलाइट्स, जो रूलिंग एलाइट्स थे ऑफ द रीजन यूनिफाइड ऑफर देम द पॉसिबिलिटी, माने ये जो यूनिफिकेशन का जो ऑफर था उनके लिए, जो उनको लगा, तो उनको इसमें संभावना देखी। किसकी संभावना देखी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और पॉलिटिकल डोमिनेंस की। आई होप आप बिल्कुल टॉपिक को टू द पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, और हम लोग अब तक क्या पढ़े आप समझ पा रहे होंगे। इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, किसी क्षेत्र पे कोई और कब्जा किया है, किसी क्षेत्र पे कोई और कब्जा किया है। नॉर्दर्न एरिया में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर कब्जा किया है, सदर्न एरिया में आपके जो है बर्बन किंग ऑफ स्पेन ने कब्जा किया है। सेंट्रल इटली की बात करें तो पैपल स्टेट जिसपे पोप ने कब्जा किया है। वहीं पे सार्दिनिया पिडमॉन्ट पे ही सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस था, जहां से लोग बोल सकते हैं हाँ भाई राजा सिर्फ इतने, राजा तो पूरा है लेकिन उतने ही क्षेत्र में क्या था, वो लिमिटेड था। अब इस चीज को यूनिफाई करने के लिए गुजिपी मेज़िनी क्या करते हैं, तो रिवोल्यूशन करते हैं, यंग इटली नाम की जो है इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, बट ये फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद राजा खुद विक्टर इमानुएल सेकेंड इस बात को लीडरशिप की तरह इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम खुद यूनिफाई करेंगे इटली को और एक यूनिफाइड टेरिटरी बनाएंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं इटली, कंप्लीट इटली हम लोग बनाएंगे, यूनिफाइड इटली बनाएंगे, क्योंकि उनको भी इसमें पॉसिबिलिटी नजर आई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और पॉलिटिकल डोमिनेंस की। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके लिए बाद उन्होंने, जैसे जर्मनी केस में हमने पढ़ा था कि जो फ्रेडरिक केसर विलियम फर्स्ट थे, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर, क्या नाम था उनका, ऑटो वन बिस्मार्क को जिम्मेदारी दी थी कि जाओ और यूनिफाई करो। उसी तरह यहाँ पे भी ये जो विक्टर इमानुएल सेकेंड होंगे वो भी अपने चीफ मिनिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिनका नाम होगा क्या, कैवियोर। क्या नाम होगा, कैवियोर या फिर कैवोर, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट कर लें। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions Italy, was neither a revolutionaries nor a Democrats. इनको जिम्मेदारी दिया गया कि इटली को क्या करो, यूनिफाई करो। और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ना ही ये रेवोल्यूशनरीज थे और ना ही ये डेमोक्रेट्स थे, ये सिर्फ राजा के आदेश को क्या कर रहे हैं, सुनने वाले नुमाइंदे हैं। ये सुन रहे हैं, राजा कर रहे हैं इटली को यूनिफाई करो, तो इटली को यूनिफाई कर रहे हैं, नहीं कहता तो नहीं करते। ये नहीं कि ये कोई रेवोल्यूशनरीज थे, ये कोई डेमोक्रेट्स थे, ऐसा कोई मामला नहीं। Like many other wealthy and educated members of the Italian elites, he spoke French much better than its
ही डिड इटालियन। मतलब इटली इटालियन लैंग्वेज से भी बढ़िया वो किस लैंग्वेज को बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज को। ये चीजें कही जा रही है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शुरुआत में उन्हें पढ़ा था कि ऑल ओवर द यूरोप के जितने भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे वो अपनी डिप्लोमेसी के लिए, हाई सोसाइटी के लिए सेम लैंग्वेज को बोलते थे, कॉमन वे ऑफ लाइफ को रखते थे, और जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी डिप्लोमेसी के लिए वो खास करके बोला करते थे। ऐसा हमें देखने को मिलता था। So through a tactful diplomatic alliance with the France engineered by Cavour, Sardinia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian force in 1859। हम जानते हैं इसी की बात जब जिम्मेदारी इनको मिलती है कैवियोर को, वो फ्रांस को बहुत अच्छी, फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत शानदार बोलते थे। इसके बाद अपने टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस को बना करके, किसके साथ, फ्रांस के साथ, यानी फ्रांस के साथ वो डिप्लोमेटिक अलायंस बनाकर, कूटनीति करके, राजनीति करके, फ्रांस के साथ अलायंस बना के और साथ में मिलके किसको, डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। 1859 में ऑस्ट्रियन जो हैप्सबर्ग अंपायर ने कब्जा किया था नदर्न इटली पे, उसको वो फ्रांस के साथ मिलकर अलायंस बना के उसको हरा देते हैं। कौन, कैवियोर। और नदर्न पार्ट अब इटली में आ जाता है। नदर्न पार्ट किसमें आ जाता है, इटली में आ जाता है। यानी एक हिस्सा उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बना के फ्रांस के साथ वो उस चीज को क्या कर लेते हैं, सार्डिनिया पिडमॉन्ट अब जो है नदर्न इटली को भी क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, जो कि पहले अंडर कंट्रोल था बाई ऑस्ट्रियन हैप्सबर्ग अंपायर। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजिपी गैरिबाल्डी। ये गैरिबाल्डी का नाम भी आप सुनिए, गुजिपी गैरिबाल्डी। ये भी एक रेवोल्यूशनरिस्ट थे, ज्वाइंड द फ्रे। नदर्न पार्ट्स को गुजिपी क्या बोलते हैं, कैवियोर ने, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ इटालियन प्रिंसली हाउस सार्डिनिया पिडमॉन्ट के क्या थे, वो एक चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने नदर्न इटली को क्या किया, यूनिफाइड किया, किसके साथ, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ। इसके बाद सदर्न इटली की बात करें, जिसपे बर्बन किंग ऑफ स्पेन ने कब्जा किया था, उस चीज को लीड करने के लिए, उस चीज को यूनिफाई करने के लिए, उस चीज को जीतने के लिए गुजिपी गैरिबाल्डी अपने क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर को लेके अपने लीडरशिप में गुजिपी गैरिबाल्डी उस तरफ मूव करते हैं। एंड 1860 की बात करें तो दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। और वहां के लोकल पीजेंट का सहायता लेते हुए जो गुजिपी गैरिबाल्डी थे वो फाइनली किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और साउथ इटली को क्या करते हैं, सक्सीडेड कर लेते हैं, सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट्स ऑफ लोकल पीजेंट। यानी लोकल स्थानीय किसानों की मदद लेके वहां पे जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे, जो स्पेनिश रूलर थे, उनको वो फाइनली 1860 में क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। यानी नॉर्दर्न इटली को कैवियोर ने हराया अपनी फ्रांस के साथ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बना के। वहीं पे साउथ इटली की बात करें, स्पेनिश रूलर को कन्क्वर करने की बात करें तो गुजिपी गैरिबाल्डी क्या करते हैं, अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर, लोकल पीजेंट के सपोर्ट को लेकर साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को क्या करते हैं, फाइनली जीत लेते हैं, यानी इटली में मिला लेते हैं। यानी कि अगर ये इटली है तो ये नॉर्दर्न इटली है, ये सदर्न इटली है, और ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट है। अब क्षेत्र यहां पर नॉर्दर्न इटली को कब्जा किए, फिर सदर्न इटली को कब्जा किए, अब सिर्फ बचा कौन, बीच का पार्ट, जिसको हम लोग पैपल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपल स्टेट बोलते हैं, या पोप वाला सिस्टम बोलते हैं। सो फाइनली जब नॉर्दर्न इटली और सदर्न इटली दोनों क्या हो जाते हैं, अंडर कंट्रोल बाई इटालियन प्रिंसली हाउस सार्डिनिया पिडमॉन्ट, यानी कि अब इटली के नॉर्थ पार्ट, साउथ पार्ट दोनों अब सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ मिल जाते हैं, यानी इसको जीत लिया जाता है वहां के राजा के द्वारा। तो जो पैपल स्टेट बचता है, क्या बचता है, पैपल स्टेट बचता है, वो फाइनली खुद अपने आप में सरेंडर कर देता है कि हम आपके साथ खुद ही मिलने के लिए क्या है, तैयार है। यानी इस तरीके से फाइनली इटली क्या होता है, यूनिफाई होता है। और 1861 की अगर बात करें तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और फाइनली 1861 में जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे वो इटली के, यूनिफाइड इटली के एम्परर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं फाइनली ये चीजें। यानी कि शुरुआत में सार्डिनिया पिडमॉन्ट तक लिमिटेड थे, कैवियोर आते हैं तो नॉर्दर्न इटली को क्या करते हैं, इसके साथ मिलाते हैं। गैरिबाल्डी क्या करते हैं, साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को क्या करते हैं, इसके साथ मिलाते हैं। और फिर बचता क्या, बीच वाला सेंटर वाला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पैपल स्टेट। ये पैपल स्टेट अपने आप ही आके क्या होता है, राजा के साथ मिल जाता है। और इस तरीके से ये जो पैचवर्क था वो यूनिफाइड इटली के रूप में कन्वर्ट होता है। और विक्टर इमैनुअल सेकेंड किंग ऑफ इटली 1861 में बनके जो है खड़े हो जाते हैं, और इटली फाइनली क्या होता है, यूनिफाइड हो जाता है।
यानी पहले का इटली और अब का इटली, इटली क्या हो चुका है, यूनिफाइड हो चुका है। क्या हो चुका है, यूनिफाइड हो चुका है। सो हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। लड़ रहे थे लोग, तमाम चीजें कर रहे थे, लेकिन फिर भी इलिटरेसी, जो साक्षरता वाली जो व्यवस्था है इतनी कम थी, मतलब निरक्षर इतने ज्यादा लोग थे कि दे रिमेंड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। किसी प्रकार की रेवोल्यूशन, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से वो बिल्कुल अनअवेयर थे। उनको नहीं पता, बस उनको लग रहा है लड़ना है तो लड़ना है, क्यों इसलिए लड़ना है, क्या मामला है, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, ये सब बातें से वो बिल्कुल क्या थे, अनअवेयर थे। क्योंकि इनका रेट ऑफ इलिटरेसी क्या था, बहुत हाई था। कहाँ पे, उस क्षेत्र के जो पीजेंट थे, जो वर्कर थे, इटालियन जो लोग थे, उनके अंदर ये इलिटरेसी रेट क्या थी, बहुत ज्यादा थी। क्या थी, बहुत ज्यादा थी। सो द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट ला तालिया वाज द विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। तो ये चीजें एक एग्जांपल के माध्यम से बताई जा रही है कि यहाँ पे जब सदर्न इटली को जीतने के लिए गैरिबाल्डी गया था, तो वो लोकल पीजेंट का सपोर्ट लेके क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। तो लोगों को नहीं पता था कि युद्ध क्यों हो रहा है। तो जब वो इटालिया सुनते थे, इटालिया क्या होते थे, शब्द सुनते थे, यानी इटली, यूनिफाइड इटली की बातें जब करते थे, तो लोगों को ये भी नहीं पता था। वो सोचते थे जो लातालिया शब्द है, जो उनका मानना था, लातालिया जो नारा दिया, जो भी बातें कही जाती थी उस वक्त, उनको लगता था कि ये विक्टर इमैनुअल्स की क्या है, वाइफ है, जिसको छुड़वाने के लिए ये हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये इलिटरेसी की व्यवस्था थी कहाँ पे, इटली की पॉपुलेशन में, मोस्ट ऑफ द पीपल्स में। तो इस तरीके से हमने देखा कि इटली क्या हो चुका है, यूनिफाइड हो चुका है। हमने देखा 1859 में कैवियोर जाते हैं नदर्न इटली में, और फ्रांस के साथ टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बना के फाइनली जो है फ्रांस के सहयोग के साथ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को सार्डिनिया पिडमॉन में मिला लेते हैं। फिर इसके बाद 1816 में गिउसेप्पे गैरिबाल्डी लोकल और आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर साथ में सदर्न इटली को अपने में कब्जा कर लेते हैं, अपने मिला लेते हैं। इस तरीके से नदर्न और सदर्न दोनों जो इटली के पार्ट्स थे, वो सार्डिनिया पिडमॉन के साथ क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इस तरीके से बचा सिर्फ सेंटर, और सेंटर में जो पैपल स्टेट थे, जो पोप कंट्रोल किया था, वो अपने आप ही आके इटली में मिल जाता है। और फाइनली 1861 में इटली यूनिफाइड होता है, और उस यूनिफाइड इटली के जो किंग बनते हैं विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये पूरी कहानी थी इटली के यूनिफिकेशन की। तो आई होप आप जर्मनी के यूनिफिकेशन और इटली के यूनिफिकेशन को बड़े ही आराम से समझ पाए होंगे, याद कर पाए होंगे, तैयार कर पाए होंगे। अब इसके बाद लास्ट यूनिफिकेशन हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। किसका पढ़ेंगे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज क्यों कहा गया, क्यों, क्या कहानी थी, क्या आउटकम आया, किन किन प्रोसेस से ब्रिटेन यूनिफाइड हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब do like and subscribe and share with your loving one if you like this session, so share this session। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।